नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा इनपुट and process data arithmetically and logically, produce information output. It is divided into two main categories. देखिए, इसमें ये कह रहा है कि भाई जो एक कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, वो हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि बिजली से चलने वाला हमारा ये एक यंत्र होता है। और कंप्यूटर क्या करता है, ये डेटा को एक्सेप्ट करता है। डेटा को एक्सेप्ट मतलब डेटा को हम इसके अंदर डाल सकते हैं, जिसको कि हम आम भाषा में इनपुट कहते हैं। और साथ ही में इसके अंदर जो डेटा है वो प्रोसेस होता है अर्थमेटिकली और लॉजिकल फॉर्म में। इसके बाद में हमें जो भी मतलब कि इंफॉर्मेशन हमने डाली है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको मिलता है, उसको हम बेटा आउटपुट कहते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी प्रोड्यूस होती है इनपुट डालने पे, वो मेरी क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। अब जो कंप्यूटर है इसको हम लोग दो कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है, पहली है हार्डवेयर और दूसरी है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, हार्डवेयर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें क्या है कि जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर्स के फिजिकल एस्पेक्ट को कहते हैं। कंप्यूटर का फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर के वो पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे हार्डवेयर। टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर डिवाइसेस, मतलब सारे जो भी फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के, टेलीकम्युनिकेशन के और बाकी डिवाइसेस के, उनको हम लोग बेटा हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग इस समय मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथ में वो हार्डवेयर कहलाएगा, और उसके अंदर जो एंड्रॉयड या फिर जो भी सॉफ्टवेयर पड़ा है वो उसके अंदर का सॉफ्टवेयर कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द कंप्यूटर प्रॉपर बट ऑल्सो द केबल, कनेक्टर, पावर सप्लाई यूनिट एंड पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, ऑडियो स्पीकर एंड प्रिंटर। और ये कह रहा है कि भाई हार्डवेयर के अंदर हमारा क्या क्या आता है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा है कि हार्डवेयर के अंदर हमारे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं सारे के सारे आते हैं। मतलब ये है कि जो आपका केबल, जिस वायर से आपने कंप्यूटर को आप पावर दे रहे हो, उसका जो पावर यूनिट हो गया, सीडी जो जिसमें आप लोग सीडी डालते हो वो स्लॉट हो गया, जिसमें आप लोग यूएसबी लगा रहे हो, ये सब क्या कहलाएगा बेटा, ये सब कहलाएगा हमारा हार्डवेयर। ठीक है, टाइप ऑफ हार्डवेयर। तो देखिए, हार्डवेयर को वैसे तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं बिना टाइप्स में बांटे हुए, लेकिन हार्डवेयर के हमारे जनरली कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है इंटरनल टाइप। इंटरनल टाइप को हम लोग कंपोनेंट भी कहते हैं, और इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, इसके अंदर आता है सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम और रोम। मतलब जितने भी इंटरनल लगे हुए कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इंटरनल कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और साथ ही में जितनी भी कैलकुलेशन है कंप्यूटर के अंदर वो बेटा सीपीयू के अंदर ही होती हैं। और सीपीयू में हमारे टिपिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि दो के यहाँ तीन कर लो आप लोग, ठीक है, 3 कर लीजिए आप लोग, क्योंकि उसको भी ऐड किया जाता है इसी के अंदर। 3 कंपोनेंट्स में बटा होता है, ALU अर्थमेटिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और तीसरा आप इसको भी ऐड कर लीजिए, ये होता है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, इसको आप लोग MU भी कह सकते हो, ठीक, MU। चलिए, जो अगला कंपोनेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मदरबोर्ड।
इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। मदरबोर्ड क्या होता है कि जो भाई हमारा कंप्यूटर है उसका जो मेन सर्किट बोर्ड, जो कि आप जब सीपीयू को खोलोगे, मतलब सीपीयू वाले डब्बे को खोलोगे, तो उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी सी एक तरह से कह सकते हो चिप टाइप की दिखाई देगी, जिस पे बहुत सारे सर्किट बने हुए हैं। वो सर्किट और कोई नहीं बल्कि वो मदरबोर्ड ही है। तो ये जो मदरबोर्ड होता है ये क्या होता है, ये हमारे किसी भी कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। It contains the central processing unit, memory, expansion slots, and all the controllers required to control standard hardware devices. अब ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर हमारे सीपीयू होते हैं। देखिए, जब यहाँ पे ये सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका सीपीयू से मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट से। ठीक है, ये पूरे डिब्बे की बात नहीं कर रहे हैं, ये इन 3 यूनिट्स की बात कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे सीपीयू की चर्चा की जा रही है। मेमोरी यूनिट जिसमें हमारी मेमोरी स्टोर होती है, प्रोसेस होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया। एक्सपेंशन स्लॉट्स जिसमें आप लोग रैम वैम लगाते हो, और साथ में जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के बाकी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब हमारे किसमें मदरबोर्ड के अंदर ही लगते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो रैम है ये हमारी कंप्यूटर यानी कि मदरबोर्ड के अंदर ही लगता है। RAM is the place in a computer where the operating system, application program and data is currently used are kept. इसमें ये कह रहा है कि भाई रैम हम कंप्यूटर की उस जगह को, उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन या फिर जो भी प्रोग्राम या डेटा है जिस पे अभी यानी के लिए आप लोग फ़िलहाल काम कर रहे हो, वो स्टोर होता है, उसको हम लोग रैम कहते हैं। रैम को टेम्परेरी मेमोरी के तौर पे भी देखा जाता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है कि मान लो आप कोई मूवी कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो होगा क्या, जैसे ही आप कंप्यूटर में मूवी ओपन कर रहे हो तो जो कंप्यूटर में मूवी का डेटा है वो आपका रैम के अंदर यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर टेम्परेरी चला जाएगा। और वहाँ पे अब देखिए, रैम के अंदर क्या मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ मूवी मौजूद है। यानी कि जो कंप्यूटर के प्रोसेसर्स हैं उनको हाल फिलहाल के लिए आपके कंप्यूटर का पूरा डेटा नहीं प्रोसेस करना पड़ रहा है, बल्कि सिर्फ जो मूवी का डेटा है उसको प्रोसेस करना पड़ रहा है। इससे क्या है कि भाई जो प्रोसेसर है उन पर भी प्रेशर कम पड़ रहा है, और साथ ही में आपका जो कंप्यूटर है वो लैग भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मेमोरी एक साथ में प्रोसेस होती है तो कंप्यूटर जो है वो अक्सर लैग करने लग जाते हैं। तो रैम के हमारे यही बेनिफिट्स होते हैं कि भाई ये किसी भी डेटा जिसको आपने एक्सेस किया हुआ है उसको टेम्परेली एक तरीके से बाकी जो मेमोरी होती है उससे फ़िलहाल के लिए थोड़ा अलग करके उसको आपको एक्सेस देता है, जिससे कि आप उसमें बड़े आराम से काम कर सको, और जो बाकी जो भी मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है उसकी वजह से आपके काम में कोई दिक्कत भी ना हो। इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी एंड कैन बी कम्पेयर टू अ पर्सन शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब ये कह रहा है कि भाई ये मेरी जो रैम होती है ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और किसी व्यक्ति के शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी इसकी हम तुलना कर सकते हैं। अब इसके बाद में है बेटा रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। ये इसकी इमेज है। चलिए, तो रोम में ये है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू राइट डेटा ओनली वंस। आफ्टर द डेटा हैज़ बिन रिटर्न यू कैन रीड इट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें देखिए क्या है कि रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या बोला है कि भाई इसके अंदर मतलब रोम के अंदर जो भी मेमोरी स्टोर होती है, पहली चीज़ तो ये है आप उसके अंदर छेड़खानी नहीं कर सकते हो। मतलब रोम के अंदर जो भी डेटा मौजूद है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। आपने मान लीजिए जैसे ही कोई भी फाइल जाके क्लिक करी तो क्लिक करते वो फाइल हमारी किस में चली जाएगी, रैम में चली जाएगी। अब आप रैम के अंदर तो एक्सेस कर सकते हो, रैम के अंदर आप उसमें पूरा काम कर सकते हो, बट आप जैसे ही उसको रोम के अंदर स्टोर कर देते हो, रोम के अंदर स्टोर होते ही वो जो भी आपका डेटा है वो वैसा का वैसा एज इट इज़ सेव हो जाता है, उसमें अब आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेटा हमारे रैम में और रोम में, और ये उनके बीच का रिलेशन भी होता है। एक परमानेंट तरीके से मेमोरी को स्टोर करके रखता है, जबकि जो दूसरा है वो टेम्परेरी एक्सेस के लिए आपको सिर्फ मेमोरी को स्टोर करता है, और जैसे ही आप फाइल को बंद कर देते हो या कंप्यूटर को बंद कर देते हो वो डेटा वहाँ से इरेज हो जाता है। चलिए, अच्छा, अब हम लोग इसमें इनपुट हार्डवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने अभी आगे पढ़ा था कि भाई कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम डेटा को इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं, मतलब डेटा अंदर डाल सकते हैं और डेटा का हमें रिजल्ट भी मिल सकता है। अब सीधी सी बात है, डेटा को अंदर डालने के लिए यानी कि इनपुट करने के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होगा, कोई ना कोई यंत्र चाहिए होगा। तो यही जो हमारे डिवाइसेस जो कि हमारे डेटा को इनपुट करने में काम में आते हैं, इनको हम लोग इनपुट हार्डवेयर या इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। चलिए इनके बारे में हम लोग नीचे थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है भाई
output hardware consist of external devices by which we give information and instructions to the computer। मतलब ये कह रहा है कि भाई इनपुट हार्डवेयर या फिर इनपुट डिवाइसेस हमारे वो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जिसके सहारे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं। कॉमन इनपुट हार्डवेयर आर, अब कुछ कॉमन इनपुट हार्डवेयर उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में ही पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड, तो ये हमारी कीबोर्ड की इमेज है। द सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक कीज दैट इनेबल यू टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। मतलब ये कह रहा है कि भाई हमारे टाइपराइटर टाइप की इसमें कीज लगी होती हैं और इसके ज़रिए आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हो। तो चलिए मान लीजिए ये है हमारा एक कीबोर्ड, ये कीबोर्ड की इमेज है। अब मान लीजिए मुझे इस कीबोर्ड से कंप्यूटर में टाइप करना है कोई नाम कर, या फिर चलिए हम लोग एक नाम डाल लेते हैं। टॉम एंड जेरी आपने सबने देखा है ना, तो चलो टॉम टाइप कर लेते हैं। तो TOM होगा क्या, जैसे ही आप ये TOM 3 कीज़ को प्रेस करोगे, इन 30 कीज़ को प्रेस करते ही आपको जो स्क्रीन है उस पर TOM ऐसा टाइप हुआ दिख जाएगा। लेकिन देखिए क्या हुआ है कि जैसे ही आपने ये 3 कीज़ प्रेस करी हैं तो आपने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश दिया है, और वो निर्देश है कि स्क्रीन के ऊपर TOM को टाइप किया जाए। ठीक है ना। तो जो मेरा कीबोर्ड है वो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ है, इनपुट डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, मतलब इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अच्छा, अगला है बेटा हमारा माउस। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन यानी कि आपके मॉनिटर के ऊपर जो एक कर्सर होता है, मतलब या फिर जिसको हम लोग पॉइंटर भी कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कैसे हुआ, क्योंकि भाई हम माउस की मदद से जिस भी फाइल को चाहे उसको ओपन कर सकते हैं, जिसको भी चाहे उसको प्ले कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहे हैं ना कंप्यूटर के अंदर कि भाई इस फाइल को प्ले करो। तो ये मेरी क्या हुई, इनपुट डिवाइस की तो फंक्शन हुई कि नहीं हुई। अच्छा, अगला है बेटा स्कैनर। देखिए स्कैनर हमारा क्या होता है कि स्कैनर हमारी एक इस प्रकार की डिवाइस होती है। इसमें आप कोई भी मान लो ये जो फोटो है, इसको आप इसके स्कैनर के अंदर रख के इसको बंद करके इसको ऑन करोगे, तो ऑन करते ही क्या होगा कि भाई ये जो पूरी फ़ोटो है ये आपकी स्कैन हो जाएगी और कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। अब आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फ़ोटो आई है, आप कंप्यूटर के अंदर उस पर जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हो। चाहो तो उसको फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हो, चाहो तो उसका PDF बना सकते हो, मतलब आप जो चाहे वो इसमें कर सकते हो। तो स्कैनर का काम क्या होता है, स्कैनर का काम मेरी जो भी फ़ोटो है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको स्कैन करने का और उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का होता है। A device that can read text or illustrations printed on a paper and translate the information into the form the computer can use। मतलब ये कह रहा है कि भाई एक ऐसी डिवाइस जो कि किसी भी कागज़ के ऊपर जो भी हमारा टेक्स्ट या फिर कोई भी इलस्ट्रेशन यानी कि ड्राइंग या फिर सिंबल्स कुछ भी बने हुए हैं, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस डेटा को, मतलब इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है एक ऐसी फॉर्म में जिसमें हम मतलब कि उसमें कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने इनपुट हार्डवेयर पढ़ लिया। अब हम लोग आउटपुट हार्डवेयर पढ़ने वाले हैं। देखिए शुरुआत में जब हम लोग हार्डवेयर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारे कंप्यूटर होता है, मतलब शुरुआत में जब हम लोग पढ़े तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो कंप्यूटर है वो मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इनपुट और आउटपुट दोनों करती है। अगर इनपुट करने के लिए डिवाइसेस हैं तो आउटपुट यानी कि रिजल्ट दिखाने के लिए भी कोई ना कोई डिवाइस तो होंगे ही होंगे। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से ये पूरा एक लॉजिक आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में आगे पढ़ता हूँ, मैं आपको आगे समझाऊँगा। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एक मूवी डाल रखी है, आपका मन है कि भाई उस मूवी को देखा जाए। तो पहले तो आप माउस का यूज़ करके उस फोल्डर को ओपन करोगे। तो आप माउस से कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हो कि भाई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई इस फोल्डर को ओपन किया जाए। तो माउस मेरा क्या हुआ, हार्डवेयर डिवाइस हुआ। अब मान लीजिए आपने जो फोल्डर खोला उसमें कई सारी हमारी फाइल्स थी। अब आप जो हमारा ये होता है कीबोर्ड, इसके जो नीचे डाउन का बटन नहीं होता, इसको आप क्लिक करके किसी चीज़ को नीचे ला सकते हो। उसको आप मल्टीपल टाइम क्लिक करके आपको जो भी मूवी लानी है आप उस पर इसको पहुंचाओगे और फिर इसको प्ले पे क्लिक करोगे। अब आप जैसे ही प्ले पे क्लिक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने कंप्यूटर को ये ऑर्डर दे रहे हो कि भाई ये जो भी मूवी है, जो भी फाइल है, इसको प्ले किया जाए। और जैसे ही वो आप उसको ऑर्डर दोगे, जो उस मूवी है वो उस ऑर्डर के यानी कि वो उस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट के तौर पे आपके स्क्रीन पे प्ले होने लग जाएगी। तो जो मूवी प्ले हो रही है वो क्या हुई, वो बेटा आउटपुट हुई आपके द्वारा किए हुए
इनपुट एक्शन की, ठीक। तो आउटपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सीपीयू टू द कंप्यूटर यूज़र। आउटपुट डिवाइसेस हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कंप्यूटर से कंप्यूटर यूज़र यानी कि इस्तेमाल करने वाले तक पहुंचाते हैं। कॉमन आउटपुट हार्डवेयर आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। कुछ हमारे कॉमन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। तो मैं आपको ये सब समझा देता हूँ। तो पहले मैं आपको मॉनिटर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। A display screen used to present output from a computer, video camera, VCR और अदर वीडियो जनरेटर्स। देखिए इसमें ये कह रहा है कि भाई ये हमारी एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जो कि कंप्यूटर्स में आउटपुट जो हमारा रिजल्ट है उसको दिखाने का काम करती है, ठीक। अब ये जो स्क्रीन है ये आपकी कई चीज़ों में जैसे कि वीडियो कैमरा में मिल जाएगी और जितने भी हमारे वीडियो जनरेटेड हमारे वो होते हैं डिवाइसेस, उसके अंदर आपको ये ऐसी एक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। अगला टॉपिक है बेटा हमारा प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। ये कैसे काम करता है? इन कंप्यूटर अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू अ पेपर। मतलब ये कह रहा है कि भाई कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जो भी इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट है, पिक्चर है, जो कुछ भी है उसको कंप्यूटर से एक्सेप्ट करता है और उसको फिर वो क्या करेगा, एक पेपर पे छाप के वो आपको दे देगा। तो पेपर पे छाप रहा है, ये क्या कर रहा है, रिजल्ट ही तो दे रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। ऐसे ही स्पीकर, स्पीकर में हम लोग साउंड सुनने का काम करते हैं। स्पीकर और हेडफोन टू एन आउटपुट पोर्ट टू हेयर द ऑडियो प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। यानी कि ये हमारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं स्पीकर और हेडफोन जो कि हमारे कंप्यूटर के आउटपुट पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं और साथ ही में जो भी कंप्यूटर द्वारा ऑडियो प्रोड्यूस की जा रही होती है वो हम लोग इन्हीं के थ्रू सुन पाते हैं। अगला टॉपिक है बेटा हमारा कनेक्टिंग हार्डवेयर का, यानी कि ऐसे हार्डवेयर जो कि कई सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के काम आते हैं। कनेक्टिंग डिवाइसेस अलाउ हार्डवेयर डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हुए हैं उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, मतलब संपर्क करने में सहायक होते हैं। कुछ हमारे कॉमन जो हमारे हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस वो हैं हमारे मॉडेम और लैन। देखिए मैं यहाँ मॉडेम जो बाहर छोटा सा मॉडेम आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो इंटरनल मॉडेम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो जो हमारा मॉडेम है ये है इंटरनल मॉडेम की एक फ़ोटो। मॉडेम कनेक्ट्स आवर पर्सनल और पोर्टेबल कंप्यूटर टू डायल अप नेटवर्क थ्रू अ रेगुलर टेलीफोन लाइन। मतलब ये कह रहा है कि जो मॉडेम है वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर को एक डायल अप नेटवर्क से कनेक्ट करता है किसी भी रेगुलर, मतलब किसी भी हमारी जो नॉर्मल सी टेलीफोन लाइन है उसके थ्रू। अगला है हमारा लैन कार्ड। लैन कार्ड, ये इंटरनल लैन कार्ड की बात कर रहा है, एक्सटर्नल लैन कार्ड की बात नहीं कर रहा है। A local area network LAN card is used to provide wireless internet access to computer users in home और roaming network। देखिए कंप्यूटर के अंदर आपको जो इंटरनेट मिलता है, मतलब आप वायरलेस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हो, वो हमारा लैन कार्ड के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड के कारण ही होता है। और इसी के ज़रिए आपको जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है वो आप एक्सेप्ट कर पाते हो घर में अपने कंप्यूटर के अंदर। अगला टॉपिक है बेटा स्टोरेज डिवाइस। अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट स्टोर डाटा। सम कॉमन स्टोरेज डिवाइस आर। यानी कि जो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस होती है वो हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कि कॉमनली किसके लिए यूज़ की जाती है? डेटा को स्टोर करने के लिए। और कुछ हमारी बहुत ही कॉमन जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो हैं हमारे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और CD रोम। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। A magnetic disk on which you can store computer data. The term hard disk is used to distinguish it from a soft or floppy disk. इसमें ये कह रहा है कि भाई जो हार्ड डिस्क है वो हमारी एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके ऊपर कंप्यूटर डेटा स्टोर होता है। और जो टर्म हार्ड डिस्क है इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट और फ्लॉपी डिस्क से इसको डिस्टिंग्विश यानी कि अलग दिखाने के लिए। हार्ड डिस्क हर कंप्यूटर के अंदर होती है और जितनी ज़्यादा कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में होगी उतना ज़्यादा डेटा आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो। अगला टॉपिक है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हमारे पुराने ज़माने में चला करती थी, अब ये नहीं चलती है। अ फ्लेक्सिबल plastic disc coated with magnetic material and covered by a protective jacket used primarily by computers to store data magnetically।
देखो इसमें ये कह रहा है कि भाई एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की डिस्क होती है जिसमें हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको उसके ऊपर एक कवरिंग की जाती है, एक कोटिंग की जाती है, और फिर उसके ऊपर हमारी एक प्लास्टिक की केसिंग होती है जो कि अंदर के मैग्नेटिक डिस्क को प्रोटेक्ट करती है। और उस जो फ्लॉपी मतलब ये जो फ्लॉपी डिस्क है इसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। अगला है हमारा सी डी रोम। तो देखिए सी डी जो है वो हमारी एक डिवाइस होती है। एक सेकंड, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया है, इसको आप लोग काट लीजिए, ठीक है। दैट कैन बी रीड तक काट लीजिए और ये डिवाइस का डी ई काट लो, अब ठीक है। चलिए अच्छा, आ सी डी रोम इज़ अ सी डी दैट कैन रेड बाय अ कंप्यूटर विद एन ऑप्टिकल डिवाइस। तो देखिए सी डी आप लोगों ने, जो पुराने टाइम के लोग हैं उन लोगों ने सी डी का बहुत यूज़ किया होगा। अब भी सी डी जो है कई मतलब सॉफ्टवेयर जो है सी डी के अंदर ही आते हैं। होता क्या है कि आप लोग सीडी को लगाते हो, इसको अंदर प्रेस करते हो और यहाँ अंदर एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो कि इस सीडी के अंदर मौजूद सारे डेटा को रीड करती है और जो भी डेटा है उसको मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर देती है। तो इस प्रकार से हमारा सी डी रोम काम करता है। अगला टॉपिक है बेटा हमारा सॉफ्टवेयर। हमने हार्डवेयर को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, अब हम लोग सॉफ्टवेयर को पढ़ने वाले हैं। A set of instructions that enable physical components of the computer to work in synchronizing way is known as software। इसमें ये कह रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे कई सारे निर्देश यानी जो इंस्ट्रक्शंस है उनका एक सेट होता है जो कि जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, उनको एक तरीके से बताता है कि सही प्रकार से कैसे काम करना है और सब एक साथ में सिंक होकर काम करते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, मतलब यही जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये हमारे सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑफन कॉल्ड अ प्रोग्राम। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको अक्सर हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर्स कैन नॉट डू एनी यूजफुल वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर। और जो कंप्यूटर है वो बिना सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब बिना सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस के कोई भी काम नहीं कर सकता है। अब इसके बाद में हमारे बेटा सॉफ्टवेयर के भी टाइप होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के हमारे जो हैं वो मेनली 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प इन रनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये कह रहा है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ हमारे मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी ओएस, अगर आप लोग कंप्यूटर चलाते हो तो आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। An operating system is an interface between the hardware and the user. It is responsible for the management and the coordination of the activities and the sharing ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए इसमें कह रहा है कि भाई जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर जो हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक तरीके से एक बहुत अच्छा इंटरफेस क्रिएट करता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। और जो यूज़र है, कंप्यूटर यूज़र है, वो इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बड़े आराम से कंप्यूटर को कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगला है हमारा डिवाइस ड्राइवर। इन कंप्यूटिंग अ डिवाइस ड्राइवर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम अलाउइंग हायर लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर डिवाइसेस। तो बेटा डिवाइस ड्राइवर हमारा एक ऐसा कह सकते हो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारी हाई लेवल की हमारी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होती हैं उनको जो हमारा कंप्यूटर का नॉर्मल सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उसके साथ में इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आप चाहे जितना भी आप हाई फाई गेम को डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके कंप्यूटर में, अगर आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर सही है तो वो आपके कंप्यूटर में बिना किसी प्रॉब्लम के चल जाएगा। और वो चलेगा किस वजह से? इसी डिवाइस ड्राइवर की वजह से। चलिए अगला है बेटा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जो कि किसी खास काम के लिए, किसी खास टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजिंग यानी कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, हमारा मोज़रेला हो गया, फायरफॉक्स हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बेटा हमारे ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो या फिर आप उसको एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये मैंने MS वर्ड के ही अंदर क्रिएट करके आपको मैं उसी में से ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ।
अगला है बेटा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? अलाउज यूजर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। यानी स्प्रेडशीट के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो और उनके अंदर आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए MS एक्सेल, जो कि आपको बड़े आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अलाउ यूज़र टू स्टोर एंड रिट्रीव वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। ये हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि जो यूज़र है वो बहुत सारे डेटा को स्टोर और निकाल सकता है। एग्जाम्पल के लिए MS एक्सेस। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। देखिए, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हम उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके थ्रू जो भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि MS पावर पॉइंट। अगला बेटा टॉपिक है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Utility software help in management of the computer hardware and application software. It performs a small range of tasks. Some typical examples of utility software are. इसमें ये कह रहा है कि भाई जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, मतलब कंप्यूटर के मैनेजमेंट में और साथ ही में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को सही प्रकार से चलाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और ये कई मतलब छोटे छोटे ही सही लेकिन कई सारे टास्क को ये परफॉर्म करते हैं। कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, जैसे हो गया डिस्क डिफ्रेमेटर। इट डिटेक्ट कंप्यूटर फाइल हुज कंटेंट आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क एंड डिसजॉइंटेड फ्रेगमेंट एंड मूव द फ्रेगमेंट टुगेदर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। इसमें ये कह रहा है कि भाई ये हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ये डिटेक्ट करता है कि कंप्यूटर की जो फाइल है वो हार्ड डिस्क में कहाँ पे स्टोर है, और मान लो वो अगर टुकड़ों में भी स्टोर है तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये उन टुकड़ों को साथ में लाकर आपके जो काम करने की क्षमता है उसको बढ़ा देगा, मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा। दूसरा है बैकअप। देखिए, बैकअप से आप लोग तो वाकिफ़ हो गई। बैकअप में यूजुअली हमारा होता क्या है कि मान लीजिए हमने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो उसका जो भी डेटा है, जो भी आपने जिस चीज़ पे भी काम किया है वो आपका बैकअप के अंदर जाके ही स्टोर हो जाता है। डिस्क पार्टीशनर। इट डिवाइड एन इंडिविजुअल ड्राइव, ये यहाँ पे आप लोग एन कर दो, एन है, ठीक है। इट डिवाइड एन इंडिविजुअल ड्राइव इनटू मल्टीपल लोकल ड्राइव्स ईच विथ इट्स ओन फाइल नेम विच कैन बी माउंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रीटेड एज इट्स इंडिविजुअल ड्राइव। देखिए, इसमें कह रहा है कि भाई डिस्क पार्टीशनर क्या होते हैं कि डिस्क पार्टीशनर कहीं ना कहीं हमारे जो डिवाइस है उसके अंदर पार्टीशन यानी कि कई अलग अलग तरीके से फाइल्स क्रिएट करने का काम करता है। यानी कि आप कोई भी फाइल इसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो और उस फाइल के अंदर आप जो चाहे वो डेटा डाल के उसको अलग कर सकते हो। अगला है बेटा एंटीवायरस। आप सबने एंटीवायरस के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। अगर आपको अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना है तो भाई आपको एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में डालना ही डालना पड़ेगा। अगला टॉपिक है बेटा हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स। This is one of the most commonly known and popular used form of computer software. These softwares comes in form of tool that assist a programmer in writing computer programs. देखिए, इसमें ये कह रहा है कि भाई ये हमारे बहुत ही मशहूर और बहुत जाने माने हमारे ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इनका इस्तेमाल एक तरीके से किया जाता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर कोई भी प्रोग्रामर अगर कोई प्रोग्राम लिख रहा है तो उस प्रोग्राम को लिखने में इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाएगा। मतलब यही है कि भाई इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर में मतलब किसी भी प्रोग्राम को आप लिख सकते हो। और हमारे कुछ इसमें जो वो हैं बहुत ही कॉमन इंस्ट्रक्शंस वो हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर।